नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के अंता उपचुनाव की। वोटिंग हो चुकी है, यानी कि चुनाव प्रक्रिया का एक और फेज, जिसे सबसे बड़ा फेज कहते हैं, वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है परिणाम की, और यह परिणाम 14 को आएगा। सबके अपने अपने दावे हैं, सबने ताकत लगाई है। त्रिकोणीय संघर्ष वहां कहा जा सकता है। बीजेपी कांग्रेस के अलावा निर्दलीय नरेश मीणा ने इसे त्रिकोणीय बनाया है। सबकी ओर से पूरी ताकत लगाई गई है। सत्ता पक्ष की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित 1 दर्जन मंत्रियों ने वहां कमान संभाली। इसी तरह से पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सीएलपी लीडर जूली, सचिन पायलट सहित कई नेताओं ने वहां डेरा डाला, रोड शो किए, प्रचार किया। नरेश मीणा के समर्थन में हनुमान बेनीवाल, राजेंद्र गुढ़ा, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सहित कई नेता वहां मौजूद रहे। खैर चलिए, लेकिन वोटिंग की अगर हम बात करें तो एक तरह से अपेक्षित भी थी। जिस तरह का वहां माहौल देखने को मिल रहा था, लगभग 83% वोटिंग बताई जा रही है। पिछली बार का रिकॉर्ड टूटा है। 80.3 2023 के जब विधानसभा चुनाव थे उस समय हुई थी। खैर चलिए, वोटिंग परसेंटेज के बढ़ने से क्या कुछ होगा, किसका क्या आकलन है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, जो सुबह से और लगातार चुनाव पे नजर बनाए हुए थे। अर्जुन मीणा जी हमारे साथ में नरेश समर्थक हैं। साजिद खान हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और ओम प्रकाश पारेता जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं। चलिए, हमारे साथ में सभी हमारे जो अतिथि हैं जुड़ चुके हैं,
अर्जुन, मैं सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा, क्या लगता है, वोटिंग हो चुकी, शांतिपूर्ण तरीके से हुई, सब कुछ ठीक हो गया, अब क्या कहना है? अब तो रिजल्ट का इंतजार है। कोई इंतजार नहीं है सर, जीत चुके हैं। लगभग लगभग 15-20 हजार वोटों से चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। जी, कैसे, कुछ आधार है इसका कि हाँ इस हिसाब से हमें सर वोट आधार मिलेंगे? ये है कि मैं जब से नरेश भाई ने चुनाव की घोषणा करी है, उसके बाद से लगातार फील्ड पे हूँ। और मैंने एक एक बूथ पे जाकर, एक एक ग्राम पंचायत पे जाकर, एक एक गांव में जाकर, केवल मैं नरेश भाई के साथ कैंपेन में कभी नहीं गया। मेरा अलग से काम था मॉनिटरिंग करने का। तो एज ए मॉनिटर मैंने हर ग्राम पंचायत में जाके, बूथ लेवल पे जाके चेक किया, लोगों की भावनाओं को टटोला, उनको जाना और समझा। उसके बाद ये चीजें निकल के आई है कि हम कम से कम 15 से 20 हजार वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। और जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, वो साफ साफ बता रहा है कि हम भारी मतों से चुनाव जीतने वाले हैं। अब केवल एक औपचारिकता रह गई है चुनाव आयोग की तरफ से कि वो हमें विजेता घोषित करें। जी चलिए साजिद, आपका क्या कहना है? पहले तो नमस्कार सभी को। मैं तो आज आपको कहना चाहूंगा कि जनता का जो जोश और उत्साह देख करके मानो ये प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी जीतने की हर पर चुकी है। इस तरह से आज मैंने पूरे हमारे अंतर मांगरो क्षेत्र में हर एक बूथ को, हर एक पंचायत को देखा। 2 साल से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इस तरह से विधायक रहे हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ जेल के सलाखों को इस्तीफा देने के अलावा उन्होंने आपराधिक काम किए हैं और विकास का कोई काम नहीं है। भैया जी का मूल आधार जनता के आज सामने है। जनता सेवा और समर्पण और त्याग और अपनेपन की भावना को समझ चुकी है। इस तरह से भैया जी ने आम जन और जनता के प्रति अपना जो एक कृतज्ञ विश्वास बनाया है, उसके प्रति मैं जीत को सुनिश्चित करता हूँ कि आने वाला रिजल्ट भैया जी के पक्ष में होगा। कांग्रेस जीतने जा रही है। और मैं तो कहना चाहूंगा, जिस तरह से अंता और मांगरोल की जनता ने आज सीधा सा संदेश देकर कमर कस के मुंह तोड़ इन लोगों को जवाब दे दिया है कि ये जिस तरह से जगह जगह जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ एजेंट रूप में काम कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लूट खसोट अपराध की एक नैतिकता की, एक वैचारिकता की पार्टी बन चुकी है, तो ये पूरी तरह से 14 तारीख को धराशायी होने जा रहे हैं। चलिए खैर, अपने अपने सबके दावे हैं। मैं वीरेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा। पूरा इलेक्शन कैंपेन पहले दिन से आपने देखा, त्रिकोणीय संघर्ष रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऊंट किस करवट बैठेगा, रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा, तो 14 तारीख तय करेगी। लेकिन फिलहाल क्या कहना है कि पूरी तरह से मतदाताओं में एक उत्साह, कह सकता हूं कि 83% के आसपास अगर वोटिंग हुई है तो उत्साह तो काफी कहा जा सकता है। लेकिन अभी हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, हमें इंतजार करना चाहिए 14 तारीख का। अनम्यूट करिए, म्यूट है वीरेंद्र जी, आपके यहां से म्यूट है अभी, माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करिए। जी बोलिए अब। जी मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर आज अभी 5 बजे तक 77% यहाँ पर मतदान हुआ है। अभी 6 बजे तक की जो परसेंटेज है वो अभी आया नहीं है। 7 बजे तक वो आएगा, क्लियर होगा, क्योंकि मतदाता बाउंड्री के अंदर है। जो मतदाता बाउंड्री के अंदर चला गया वो मतदान करके आएगा, चाहे रात के 8 बजे या 9 बजे। तो अभी क्या है कि अपन परसेंटेज बोल नहीं सकते कितना परसेंटेज हुआ। जो 5 बजे का परसेंटेज वो 77%, 17 पॉइंट के ऊपर है। और जिस तरह से आज यहाँ पर मैंने देखा युवाओं में बढ़ चढ़ के मतदान कराना और भाग लेना, और प्रत्येक बूथ पे अपना प्रत्याशी अपने अपने जो लोग थे जो देख रहे थे उनके साथ आकर्षित करना और वहां ले जाना और वोट करवाना, ये भी यहाँ देखा गया है। सवेरे से लंबी कतारें लगी हुई थी और धीरे धीरे कई जैसे आधा कई समय हुआ, कई मजदूर लोग थे। सवेरे तो बहुत ज्यादा कतारें लगी हुई थी, धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ा। एक दावा जहां पर जीतने का किया जा रहा है, बिल्कुल ये दावा हो सकता है कि जीतने का हो। और युवा पीढ़ी जहाँ पर देखी जाए तो युवा पीढ़ी मैंने देखा कि जहां तक युवा पीढ़ी वो नरेश जो निर्दलीय प्रत्याशी उनकी तरफ मैंने ज्यादा देखा है। मैं पूरे फील्ड में रहा, रात भी रहा,
जगह जगह नुक्कड़ों पे नरेश जी के समर्थक खड़े हुए थे रात की 3:30 बजे तक। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है मुझे। और जहाँ पर मतदाता जो 40-50 साल का है वो तो जहाँ पर मतदान करता है वहां पर लेकिन कहीं मतदाता 40-50 साल के भी बदलाव देखा है मैंने, और वो निर्दलीय प्रत्याशी की ओर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का रहा सवाल, तो कांग्रेस का तो मामला क्या है कि जितने परसेंटेज कांग्रेस को मतदान होना था वो तो होता ही है। बीजेपी में जितना होना था। जो मतदाता युवा जो तय करेंगे कि जीत किसकी हो, वो युवाओं के भरोसे है कि भाई किस तरह से मतलब किसको उन्होंने वोट दिया है, किसको वो जिताना चाहते हैं, विधानसभा तक किसको रोकना चाहते हैं, किसको विकास की ओर ले जाए, ऐसा वो नेता देख रहे हैं। तो 14 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा तो उन्होंने युवा साथी नेता चुना है या कोई पार्टी का कार्यकर्ता चुना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी, क्योंकि कहना बहुत मुश्किल होगा, काफी टफ मुकाबला इसे कहा जा सकता है और 14 का ही हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान रहा। कुछ लोगों का बहिष्कार की भी खबर आई, इसका कुछ सॉल्यूशन हुआ या ये ऐसे ही चलता रहा दिन भर? जी, सांकली में हुआ था बहिष्कार, और सवेरे से वहां पर 0 मतदान नहीं हुआ बिल्कुल भी। शाम को भी 5 बजे के बाद समझाइश के बाद अभी मतदान शुरू है वहां पर, और सभी बाउंड्री के अंदर है। वहां पर मतदान होगा, 700 से ऊपर मतदाता है, तो उनके बाद मतदान होगा। और समझाइश उनकी हो चुकी है। नरेश जी वहां पर गए थे, निर्दलीय प्रत्याशी। जब से उनको पता लगा तो वो जो कीचड़ है रास्ते हैं उनमें वहां पर जा बैठे थे रास्ते पे। बैठने के बाद जैसे उनको दूसरी ओर जाना था, कहीं और भी प्रत्याशी को कई जगह दौरे करने रहते हैं, कई जगह पोलिंग देखनी रहती है, तो थोड़ी देर बैठ कर वो वहां से चले गए थे। बाद में जिला प्रशासन द्वारा या वहां के मतदाताओं द्वारा समझौता किया गया कि भाई हम चुनाव के बाद इसका जो आपका निर्णय काम है इसको हम करेंगे, इसलिए वो मतदाता भी तैयार हो गए थे। एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे, यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से और उत्साह जो दिखाई दे रहा है, सबके अपने अपने दावे हैं। किसी के चेहरे पे रौनक या किसी का चेहरा फीका होते हुए भी देखा क्या आपने इसमें? जी, मेरे को युवा चेहरा कभी फीका नहीं होता है। युवा जो संघर्ष था, मेरे को तो वहां पर जो बुजुर्ग लोग हैं उनके भी चेहरे पे हंसी और रौनक नजर आई। अब ये रौनक किस ओर जाती है, युवा साथी की ओर जाती है या प्रमोद जैन भाया की ओर जाती है या मोरपाल की ओर जाती है, ये तो 14 तारीख को पता लग पाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अर्जुन, आपके पास मैं आना चाहूंगा। हर चारों तरफ एक उत्साह की बात कही जा सकती है। ये उत्साह हर चेहरे पे दिखाई दे रहा है। बीजेपी सोच रही है कि वोटिंग अच्छी हुई है तो हमारे पक्ष में जा रही है, कांग्रेस सोच रही है हमारे पक्ष में जा रही है, आप कह रहे हैं कि हमारे पक्ष में जा रही है। आपको नहीं लगता कि मतदाता इतना स्मार्ट है कि अब तक तो नेता ही स्मार्ट थे, मतदाता भी अब स्मार्ट हो गया? वीरेंद्र जी देखिए, जब से हम इस चुनाव कैंपेन के अंदर आए, हमने यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था सबसे पहले उसको उठाया। जो यहाँ पर एक तानाशाही की परिपाटी थी उसको उठाया कि किस तरीके से यहाँ के लोग जो कांग्रेस उम्मीदवार है उनके खिलाफ बोल भी नहीं पाते थे, और आज बच्चा बच्चा बोल रहा है कि प्रमोद जैन भाया चोर है। बुजुर्ग आदमी बोल रहे हैं जिनका वर्षों तक शोषण हुआ, और जो आप खुशी की लहर देख पा रहे हैं जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह, सर मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, जिस तरीके से वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि बुजुर्गों के अंदर भी एक उत्साह था, वो उत्साह इस हाड़ौती को आजाद कराने के लिए था, उनके चेहरों पर देखने को मिल रहा था। और युवाओं को जो उत्साह देखने को मिला वो ये है कि जो परिपाटी इतने दिन से चली आ रही थी, जिस तरीके से यहाँ शोषण हो रहा था, जिस तरीके से झूठे वादे किए जा रहे थे, गांव के अंदर सड़क नहीं है, गांव के अंदर पानी नहीं है, और जो खान माफिया है इनकी गुंडागर्दी है, उन तमाम मुद्दों पर हमने चुनाव लड़ा और इनको जनता ने सबक सिखा दिया। इसी की बौखलाहट थी आज कि हमारे कार्यकर्ताओं को दिन भर परेशान किया गया। दीनबंधु जी धाकड़ को डिटेन किया गया, अबरार भाई को डिटेन किया गया, गोपाल गुजर बस्सी को डिटेन किया गया। रात को जहां मैं रुका हुआ था वहां पर पुलिस को भेजा गया। जगह जगह हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया, उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया, जबकि कांग्रेस के लोग रात भर गलियों में मोहल्लों के अंदर दारू और पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। अर्जुन, एक आरोप पहले दिन से लग रहा है, अर्जुन एक आरोप नरेश पे पहले दिन से लग रहा है कि कभी भी बीजेपी के लिए कुछ नहीं बोले, ना उनके समर्थक बोल रहे हैं ना नरेश बोल रहे हैं, केवल एक ही बात हो रही है, वो कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है।
ऐसे में कांग्रेस लगातार कह रही है कि मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम मिलके चुनाव लड़ रहे होते तो वसुंधरा जी को क्यों टारगेट करते? अगर मिलके चुनाव लड़ रहे होते तो ओम बिरला जी को क्यों टारगेट करते? जो ये लुटेरे हैं जिन्होंने हड़ौती को लूटा है, जबकि मिलके ये लोग लड़ रहे हैं। आप सोचिए कि प्रमोद जैन भैया जी की पत्नी के आते हैं 12 वोट और 13 वोट आते हैं बीजेपी उम्मीदवार के, और जिला प्रमुख बैठ जाती है प्रमोद जैन भैया की वाइफ। तो ये कौन सा गठजोड़ है, ये हम भी जानना चाहते हैं। ये कौन सा गठजोड़ है कि आखिरकार जो केसी मीणा जो 15 दिन पहले बीजेपी का प्रचार कर रहा होता है, प्रधानमंत्री के साथ फोटो डाल रहा होता है, मुख्यमंत्री के साथ फोटो डाल रहा होता है, उसे कांग्रेस टिकट दे देती है। हमें भी तो बताइए भाई साहब, ये कौन सा गठजोड़ है? आखिरकार जो लोग कांग्रेस की विचारधारा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनका क्या होगा? मैं तो कहता हूँ साजिद भाई, आपका भी भविष्य सुरक्षित नहीं होगा इस कांग्रेस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके ऊपर आकर बैठे हैं, वो यही चाहेंगे कि आप लोग उनके झंडे और आप उनकी दरिया बिछाते रहें। जी बिल्कुल बिल्कुल। 3 चुनाव में जिस तरह से आपने किया, अब मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जिस तरह से गुंडा राज और खनन माफिया का राज बता रहे हैं इस क्षेत्र को, सरकार डबल इंजन की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, चोर है, खनन माफिया है, भू माफिया है, जेल के अंदर क्यों नहीं डालते थे साहब? ईडी, सीबीआई, इनकम कुछ तो आपका है, सारी नीति और नियत आपकी है साहब, आप क्यों नहीं डाल देते? मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरह से देवली उनियारा में आपको चुनाव लड़ा, खबरों में आपको चुनाव लड़ा, आज दोनों क्षेत्रों की जनता की जिस तरह से आपने एक विश्वासघात करके, जिस तरह से उनका वोट लेकर के, तो एक धक्का मार के, आज कमर तोड़ के जिस तरह से आप छोड़ के आए हो, कि आपने कभी जाकर पूछा देवली उनियारा की जनता की क्या हाल है? छबड़ा छिपड़ में आप किस मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहते हो? मैं तो आपको पूछना चाहता हूँ। ना आप युवाओं की बात करते हो, ना आप शिक्षा की बात करते हो, ना आप स्वास्थ्य की बात करते हो, ना आप रोजगार की बात करते हो। आप बात करते हो तो सिर्फ खोखले वादों की बात करते हो। आज मैं आपके नेता की एक बात आपको कहना चाहूंगा कि जिस नेता में धैर्य और शांति, अगर किसी प्रकार का विंड ना हो तो राजनीतिक स्तर तक नहीं पहुंच सकता। जिस तरह से पिछली घटनाओं में मैंने देखा, किसी कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, उन्हें माइक पीट रहे हैं, और किस तरह से आप भाषा शैली का प्रयोग कर रहे हैं, ये राजनीति में कहीं बिल्कुल एक अपना इस तरह का ट्रेंड नहीं रखता है। और आप कहना चाहते हो जैसे गुंडा राज को आप यहाँ से लोगों को मुक्त कराना चाहते हो, तो मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस प्रमोद भाई पर आप आरोप लगा रहे हो, क्या प्रमोद भाई ने कोई गुंडा राज किया तो आप साबित क्यों नहीं कर देते? क्या गरीबों की सेवा करना गुंडा राज है? गरीब लड़कियों का कन्यादान करना क्या गुंडा राज है? अच्छे बच्चों के लिए गुंडा राज है? गरीबों बच्चों की सहायता करना गुंडा राज है? शिक्षा के क्षेत्र में उन बच्चों की सहायता करना गुंडा राज है? आमजन को साथ लेकर विकास की बात करना और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा करना, क्या ये गुंडा राज है? आप मुझे बताएं, गुंडा राज किसे कह सकते हैं? गुंडा राज आप लोग लेकर के आए, जब से आपने विधानसभा में प्रवेश किया, आए दिन लड़ाइयां हो रही है कार्यकर्ताओं पे, आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज करते हो, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बंधक बना लेते हो, बूथ में जाते हो, बूथ में जाकर के जिस तरह से आज बूथ मैनेजमेंट की सारी अपनी होता है, उस चीज को बिगाड़ने का काम कर रहे हो। तो आप मुझे बताइए, मैं तो आपसे भी इतना ही कहना चाहूंगा, आप युवा हो, जोश हो, उत्साह हो, आने वाली एक उमंग और एक किरण हो, तो आप सही सूरज और सही प्रकाश की ओर बढ़े, ताकि आप सूरज और प्रकाश की किरणें और एक दिन। चलिए साजिद साहब, मैं वापस आ रहा हूँ, वापस आऊंगा। मैं वीरेंद्र जी का रुख करना चाहूंगा। वीरेंद्र, आपके पास में आना चाहूंगा। मैं एक बात जानना चाहूंगा, नरेश मीणा पे एक आरोप लग रहा है कांग्रेस की ओर से, लगातार लगा कर, अब तो वोटिंग हो चुकी है, कि बीजेपी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोले गए, उनके समर्थकों की ओर से लगातार कांग्रेस को टारगेट किया गया। जी, नरेश निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के परिवार का सदस्य है और शुरू से कांग्रेस प्रत्याशी वे कांग्रेस में रहा है, उनके पिताजी के कांग्रेस में रहने, और कांग्रेस में ये परिवार कांग्रेस का है। ये हो सकता है वीरेंद्र जी, किसी के यहाँ पे फोन पे शायद टीवी देखा जा रहा है, तो उसको आप साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि आवाज गूंज के वापस आ रही है किसी के अगर फोन पे चल रही है तो। चलिए वीरेंद्र जी, कंटिन्यू करिए। जी चलिए वीरेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं एक बार हमारे साथ में ओम प्रकाश पारेता जी हैं, जो भाजपा समर्थक हैं, वो जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
जी, वोटिंग अच्छी हुई है, उसके लिए पूरे व्यक्ति को मिलेगी और 14 को। आपका क्या कहना है इस पे? हम बढ़िया बहुमत से जीते और हमारा कैंडिडेट बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, डाउन टू अर्थ है, सीधा है और चरित्रवान है और कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं है, तो हम जीत के लिए आश्वस्त है पूरी तरह। खैर, अब तो आरोप लग भी जाए या हो भी आरोप, तो उससे कोई, मुझे लगता नहीं है कि अब वो, क्योंकि वोटिंग तो हो चुकी है, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे कहा यह जा रहा था कि माइंस की ट्रॉलियां वगैरह उनकी भी पकड़ी गई थी, उनका भी नाम आया था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं इन चीजों का। अब तो सिर्फ जो वोटिंग हुई है उसको लेकर के मैं जानना चाहूंगा कि क्या आधार है कि जो जनमत बूथ तक पहुंचा है वो आपके पक्ष में गया, जैसे कि आप दावा कर रहे हैं? जी बिल्कुल हमारे पक्ष में गया है। मैं पूरी विधानसभा में हर गांव में गया हूँ और हर वोटरों से, कार्यकर्ताओं से मिला हूँ, जुला हूँ। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल एक्टिव थे, काम किया था, हमने काम के आधार पर वोट मांगा था। और आज और इसके पहले भी हमने, हमारे जो कंवरलाल जी थे तो वो भी रहे, वो भी बाहर से आए थे, तो हमने पहले भी काम करा था सैनी जी के टाइम पे बढ़िया। तो 20 दिन में है कि नहीं, 20 दिन में कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा दिया था, काम किया, जब तो जनता ने वोट दिया है। और अभी भी हमने काम के हिसाब से वोट मांगे, बढ़िया समर्थन मिल रहा है हमें। चलिए, काम के आधार पे वोट मांग रहे हैं आप, और काम किया है, सरकार ने काम किया, डबल इंजन की सरकार की लगातार यहां दुआई दी गई है। चलिए, ओम प्रकाश जी आप रुके रहिए हमारे साथ में, वीरेंद्र जी हमारे साथ में, हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा। तो वीरेंद्र, लगातार जो पहले मेरा जो सवाल था उसी पे मैं आना चाहूंगा कि बीजेपी और नरेश मीणा पर मिलकर के चुनाव लड़ने का कांग्रेस ने पूरे समय आरोप लगाया, और अभी भी जैसे मैं सुन पा रहा था अर्जुन जी को, तो ये केवल कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं। तो ये पूरे इलेक्शन कैंपेन में बात काफी घूमती रहती है, इसका कुछ प्रभाव रहा क्या? ये कांग्रेस पे आरोप करना और प्रत्याशी पे आरोप करना, ये प्रजातंत्र में जायज है। कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो लीडर है या कांग्रेस कार्यकर्ता है, कहीं ना कहीं इनकी नरेश जी की नाराजगी हो सकती है, व्यक्तिगत भी नाराजगी हो सकती है, कई जगह व्यक्तिगत भी मामला सामने आ जाता है नाराजगी का। कई लोग यहाँ से गए हुए हैं तो कांग्रेस छोड़ के गए, कई लोग कांग्रेस से भाजपा छोड़ के कांग्रेस में भी आए, ऐसी भी नाराजगी हो सकती है। यहाँ पर पहले जब कांग्रेस का एक अच्छा परिवार था, हो सकता है हमारे कांग्रेस में कहीं ऐसे लोग आ गए हों जो मतलब मनमुटाव करा के और कांग्रेस को तोड़ना चाहते हो। नरेश जी का परिवार पूरा तरह से कांग्रेस में था और बीच में भी वो चुनाव लड़ने के बाद छपरा से वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। अब लुधियाना में चुनाव लड़ने के बाद वो अभी कांग्रेस में नहीं है। हालांकि नरेश जी का जहाँ सवाल है, आज अगर नरेश जी के बीजेपी अगर होते हैं 14 तारीख को, तो वो निश्चित रूप से धीरे धीरे एक कांग्रेस का जो लगाव है वो जाएंगे कांग्रेस में, भारतीय जनता पार्टी में तो जाएंगे नहीं। तो ये आरोप प्रत्यारोप नेताओं पे लगते रहते हैं, ये आरोप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। मनमुटाव होता है कभी लोगों का, कभी इधर की दुश्मनी उधर निकालना हो जाता है, कभी कोई दुश्मन होता है वो अपने समर्थन को लेकर पूरी बातें उनसे कह के वो दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसी कई चीजें आ जाती है। पर कांग्रेस का जो कांग्रेसी है ये और कांग्रेसी रहेंगे, विचारधारा कांग्रेस के, कई बार इन्होंने बात भी की नरेश जी ने कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। पर जो कांग्रेस में जो इनको लग रहा है कहीं भ्रष्टाचारी से, तो इन नेताओं से इनका वो है मन मुटाव, तो वो ये नेताओं पर चलता चलिए, रहता है। मैं एक बार अर्जुन के पास जाकर के टटोलना चाहूंगा उनको कि आपके नेता के लिए कहा जा रहा है अगर वो जीत भी जाते हैं तो कांग्रेस में तो चले जाएंगे, हमारे सहयोगी को का अपना एक आंकलन है ये। बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब अब तो हम थर्ड फ्रंट के लिए डेवलप कर रहे हैं राजस्थान की भूमि को। अगर बीजेपी में हमें जाना होता तो बीजेपी में 2013 में विधायक बन चुके होते नरेश मीणा, और जितने भी नरेश मीणा की टीम के अंदर जितने भी साथी हैं वो ज्यादातर सभी कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं, और वो उनकी विचारधारा से देखने को मिलता है, चाहे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स खंगाल लीजिए, चाहे कहीं भी खंगाल लीजिए, उनकी किसी की भी विचारधारा आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा से नहीं मिलती है। लेकिन जो बात यहाँ चल रही थी, साजिद भाई ने जो कहा कि ये लोग इस तरीके से हैं, दलाल हैं, वो हैं, बीजेपी के एजेंट हैं। बीजेपी के एजेंट के तौर पे जो काम कर रहे हैं वो लोग कांग्रेस के अंदर बैठे हुए हैं, और इसी की वजह से कांग्रेस का गर्त, जो कांग्रेस गर्त में जा रही है
वो बीजेपी के एजेंट्स की वजह से जा रही है, जो प्रमोद जैन भैया जैसे लोग हैं जिनका। चलिए साजिद आपके पास में आना चाहूंगा। एक बड़ा आरोप लगाया अर्जुन जी ने कि आप लोगों के बीच में दलाल बैठे हुए हैं। बिल्कुल जिस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप बिल्कुल गलत है। शायद इनको जानकारी नहीं है। अगर बीजेपी के एजेंट होकर बीजेपी की दलाली करते तो कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की नीति और नीति के खिलाफ काम क्यों करते? आज मैं कहना चाहूंगा आपसे, बीजेपी की रीति और नीति और नियत ये दोनों की बिल्कुल एक जैसी दिखाई दे रही है। राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार ने इस तरह से विकास में एक अपना पॉइंट अप रोका है, उसके साथ मिलकर के आज नरेश जी की टीम भी पूरी तरह से, और मैं तो खुद नरेश को कहना चाहूंगा कि आप युवा हो, कांग्रेस के एक अच्छे लीडर रहे हो, जिस तरह से आज जगह जगह जाकर के चुनाव लड़ना और किसी दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाना, ये बिल्कुल गलत है। आपको चलिए, मैं समय कम है सर, मैं एक बार ओम प्रकाश पारेता जी, आप अगर हमारे साथ जुड़े और सुन रहे हैं तो आप सुना आपने, एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं बीच में आ रही है। जी ये जो चुनाव लड़ रहे हैं नरेश जी, ये कांग्रेस का टूल है। कांग्रेस ही लड़ाती है इनको, और कांग्रेस में आने के लिए खुद ही बुला रहे हैं कि कांग्रेस में आएंगे, उनकी विचारधारा है। हमारी तो खुद की विचारधारा, हमारा खुद का वोटर है और हमारा खुद का फ्रेश प्रत्याशी, जिस पर कोई आरोप नहीं है। वो 4.5 साल प्रधान रहे मोरपाल जी, उन पर कोई आरोप नहीं है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा। खैर 14 तारीख का इंतजार करना होगा और 14 तारीख को क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। पूरी सरकार को एक सदन पे बिठा करके अंता में नहीं लेकिन बुलाया अच्छी जाता। वोटिंग के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।